हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जूम के लेक्चर में जब हमारा जूम लेक्चर चल रहा था सुबह को, तो ये टॉपिक चल रहा था और उसके बीच में ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया था, टाइम लिमिट ख़त्म हो गई थी। इसलिए सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी कैन मूव अहेड विथ आवर कंसेप्ट। सो वी वर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टाइम पीरियड ऑन अ सिंपल पेंडुलम। अभी उसकी अलग अलग कंडीशंस हमको जो स्टडी करनी है, वो कंडीशंस में एक कंडीशन है कि अगर हमने किसी सिंपल पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अभी सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, मैं इधर छोटा सा ई लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है QE/m, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज। सो ये कैसे आया फॉर्मूला, वो सब अभी अपने को टेंशन नहीं लेना है। हम 12th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बिंग यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय QE अपॉन चार्ज, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज इन कूलम्स। कूलम्स क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है। तो मान लो हमारे पेंडुलम के ऊपर हमने 5 कूलम चार्ज लगाया है या 1 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज पेंडुलम को दिया है, तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम्स, E इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड M इज द मास of the bob of simple pendulum. M is the mass of the bob of simple pendulum. So this is the formula for electrical field. Now if we are having this simple pendulum, you know that the simple pendulum will oscillate along this circular path. This is the circular path along with the simple pendulum oscillates. और हमने ये पेंडुलम का जो बॉब है उसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन भी अपवर्ड होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है तो फोर्स का डायरेक्शन भी अपवर्ड होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो नेट फोर्स जो एक्ट करता है वो हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स, दैट मीन्स FG माइनस FE। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है MA इज इक्वल टू FG का फॉर्मूला है mg माइनस FE का फॉर्मूला है QE/m। सो दिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय G माइनस QE/m। दिस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली G effective. EFF stands for effective G. Now you know that the formula for time period of a simple pendulum is given by 2 pi under root L by G, and here you will take G effective. So our time period becomes 2 pi under root L upon the effective value of G now becomes G minus QE/m. Now this is when E is upwards, when E is in the upward direction. But when E is in the downward direction, then what will happen? When E is in the downward direction, what happens? The force will act in the downward direction, and when the force acts in the downward direction, this becomes plus. Why? Because gravitational force is also in the downward direction, electrical force is also in the downward direction, both the forces are in the same direction. So you will have F net is equal to mg plus QE/m, and so G effective becomes, इधर बीच में सिर्फ प्लस का साइन आ जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस QE/m। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। और अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई विल रब द बोर्ड एंड आई विल प्रोसीड विथ सेकेंड पॉइंट। बच्चों अभी सेकेंड कंडीशन जो हमको स्टडी करना है वो है पेंडुलम इन अ लिक्विड। सेकेंड कंडीशन इज पेंडुलम ऑसिलेटिंग
in a liquid. Let us understand this. Suppose you have this pendulum suspended from a rigid support, and this pendulum is immersed in a vessel containing some liquid. और इस लिक्विड में हमारा पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है. पेंडुलम का ऑसिलेशन का जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो ऐसे मिल रहा है हमको. सो हमारा पेंडुलम जो है वो इस लिक्विड में ऑसिलेट करता है. पेंडुलम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है वो है mg, और लिक्विड का अपथ्रस्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ला रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट. अगर आपको ये नहीं पता है तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूँ आपको. आप एक पत्थर ले लो, पत्थर को हाथ में उठाओ, उसका वजन कितना है फील करो. अब उसी पत्थर को आप पानी के अंदर डालकर, पानी के अंदर वो पत्थर डूबा हुआ होता है और पानी में उसको ऊपर उठाओ तो आपको पता चलेगा कि आपको पत्थर का वजन पानी में बहुत हल्का लगता है. क्यों? क्योंकि वाटर जो है उस पत्थर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है. दैट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट. नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट टाइम पीरियड इन दिस केस? रिमेंबर वन थिंग, इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड is sigma, density of bob, I will write here, density of bob is rho, and you have rho greater than sigma, rho greater than sigma, यानी कि हमारा बॉब जो है वो उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो पानी में डूबेगा, वरना पानी में डूबेगा ही नहीं. इसलिए इसका बॉब का डेंसिटी जो है वो लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा होना ज़रूरी है. अभी नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? एफ नेट इज गिवन बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है माइनस अपथ्रस्ट. अब आपको बता दूं मैं, अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V रो G. अभी यहाँ पर रो के बदले में हमको सिग्मा लिखना पड़ेगा, V सिग्मा G. अभी एफ नेट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू mg, वेर दिस m इज मास ऑफ द बॉब एंड अपथ्रस्ट इज गिवन बाय v सिग्मा g, वेर v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉब. सो m मैं यहाँ पर लिख दूँ, m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब एंड v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉब. अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं. अभी आपको पता है कि m जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है, बॉब का डेंसिटी अगर आपको चाहिए तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इससे आपको मास मिलेगा v मल्टीप्लाइड बाय रो. तो ये थ्रू आउट यहाँ पर m और m की बजाय मैं v इंटू रो लिख सकता हूँ. तो v इंटू रो मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू v रो मल्टीप्लाइड बाय g माइनस v सिग्मा g. तो थ्रू आउट हम v को कैंसिल कर सकते हैं. सो रो a इज इक्वल टू रो g माइनस सिग्मा g. बेसिकली ये जो डेरिवेशन मैं समझा रहा हूँ आपको वो फ्लूइड मैकेनिक्स का डेरिवेशन है, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सिमिलर डेरिवेशन बाई चांस आएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी. थ्रू आउट अगर मैं रो से डिवाइड कर देता हूँ देन आई विल हैव a इज इक्वल टू रो, यहाँ से चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा, g बचेगा माइनस सिग्मा g अपॉन रो. मैंने थ्रू आउट रो से डिवाइड कर दिया है. अब ये जो a है दिस इज एक्चुअली g इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g, और यहाँ से मैं g को कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस सिग्मा बाय रो. दैट मीन्स आई कैन राइट g इफेक्टिव is equal to g multiplied by, if I take LCM I will have rho minus sigma upon rho. Now you know what is the formula for a time period? It is 2 pi under root L by g, and this is the value of g effective. Actually मैं पहले g effective लिख देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 pi under root L by g मल्टीप्लाइड बाई जी की इफेक्टिव वैल्यू है g इंटू रो माइनस सिग्मा बाय रो. दैट मीन्स नाउ
टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या मिलेगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। लेकिन इतनी जो वैल्यू है ज़रा देखो क्या है ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वो हवा में अगर होता तो टाइम पीरियड होता। तो ये टाइम पीरियड को मैं टी डैश डिनोट कर दूं, तो हवा में अगर हमारा पेंडुलम होता तो उसका टाइम पीरियड हमको क्या मिलता, टी अंडर रूट, ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, वो टी एयर है, मैं टी ए लिख दूँ और ये टी लिक्विड लिख देता हूँ मैं टी एल। तो आई विल राइट टी एल, दैट मीन्स टाइम पीरियड इन लिक्विड, टी ए मीन्स टाइम पीरियड इन एयर, सो टी लिक्विड इज टाइम पीरियड इन एयर अपॉन रो इंटू रो माइनस सिग्मा। अभी एक बात याद रखो कि टी एल अपॉन टी ए क्या हो जाता है, टी एल अपॉन टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। This value is greater than 1. Why? Because we have taken the condition initially that rho is greater than sigma. So rho upon rho minus sigma will be greater than 1. So time period in liquid is greater than time period in air. यानी अगर हमने पेंडुलम को लिक्विड के अंदर डुबाकर ऑसिलेट करवाया तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा यानी कि पेंडुलम बिकम्स स्लो, टी इंक्रीजेस। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं किसी लिक्विड में अगर हमने पेंडुलम को डुबाकर ऑसिलेट करवाया है तो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन फील फ्री टू कॉल मी अप एंड डिस्कस विथ मी। आई वुड वेट फॉर अ सेकेंड, पॉज योर वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, थर्ड सिचुएशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेंडुलम इन अ लिफ्ट। बिल्डिंग में जो लिफ्ट होती है ना, उस लिफ्ट के अंदर अगर हमने पेंडुलम को रखा है और उस लिफ्ट में पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा। आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्टडी किया है कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंजेस आता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। सी, देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस। इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी लिफ्ट, then G effective becomes equal to G, therefore time period will remain same 2 pi under root L by G। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A, हमारी लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ए है, तो जो इफेक्टिव जी होता है वो हो जाएगा जी माइनस ए। जी इफेक्टिव बिकम्स जी माइनस ए एंड देयरफॉर टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस प्लस ए हो जाएगा, आई एम सॉरी, जी प्लस ए। टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। जी इफेक्टिव की वैल्यू हमको हमेशा नीचे लिखनी है। इफ आवर लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ रही है और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, देन जी इफेक्टिव बिकम्स जी माइनस ए, and if G effective is G minus A, then time period becomes equal to 2 pi under root L upon G minus A. This is the formula for time period. And finally, if there is a free fall, then what will happen? अगर फ्री फॉल हो रहा है यानी ऊपर जो लिफ्ट का केबल होता है वो टूट गया और लिफ्ट एकदम स्पीड में जी की स्पीड, जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है, तो जी इफेक्टिव जो होता है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी इफेक्टिव अगर 0 हो जाएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा, इन दिस सिचुएशन द टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट एल बाई 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी, और फ्रिक्वेंसी इसमें हो जाएगा 0। अभी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो अगर आपका पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और पेंडुलम यहाँ पहुँचा
और लिफ्ट का केबल टूट गया तो पेंडुलम यहाँ अटक जाएगा, इसी पोजीशन में अटका रहेगा ऊपर से नीचे गिरने तक। पेंडुलम इसी पोजीशन में अटका रहेगा एंड इट विल नॉट कम टू इट्स मीन पोजीशन, और आगे उसका ऑसिलेशन भी बंद हो जाएगा। पेंडुलम विल स्टॉप ऑसिलेटिंग एंड it remains steady in the given position only. So these are the effects of time period of a pendulum in a lift. Students, the next condition that we are going to discuss is about the pendulum in a moving vehicle. अगर कोई बड़ा सा ट्रक है और ये हमारा ट्रक है मान लो, और इस ट्रक के अंदर हमारा पेंडुलम हमने इसे लटका दिया है और ये पेंडुलम जो है ऑसिलेट कर रहा है, ट्रक के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। ये उसका अलग अलग पोजीशंस है। इफ आवर ट्रक इज मूविंग विथ वेलोसिटी a, then pendulum is also moving with velocity a, and in the downward direction it is acceleration, and in the downward direction it has got acceleration due to gravity g. So you are having two directions of acceleration. You are having a in the horizontal direction, d in the downward direction. If the angle between, if this is the position of oscillation, this is the pendulum, then if this angle is theta, this angle is theta, then you will have tan theta is equal to a upon g. So theta is equal to tan inverse a upon g, and also you know that g effective will be, because these two are perpendicular to each other, we can write g effective is equal to under root g square plus a square, where a is the acceleration of the vehicle. I can also write this as g square plus a square raised to 1 by 2. Then time period will be given by the formula 2 pi under root L upon g effective, and the effective value of g is this. So we will write g square plus a square raised to half. This is the formula for time period of a pendulum which is placed in a moving vehicle. देखो बच्चों, एक बात याद रखो, इनमें से एक भी चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं फिजिक्स में स्टडी किया है, काइनेमेटिक्स में एकदम स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उसमें स्टडी किया है आपने। अब उनको JEE और नीट में ये सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी सिचुएशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो भले टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये NCERT के बाहर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग आउटसाइड NCERT, आई एम सिंपली कंबाइनिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द वेरियस चैप्टर्स ऑफ NCERT, रिमेंबर दैट, एंड सो गिव इंपॉर्टेंस टू दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट, सपोज वी हैव our vehicle moving in a circular path. Our vehicle is moving, performing uniform circular motion. Suppose our vehicle is performing uniform circular motion, then it will have centripetal acceleration given by the formula v square by r. Now if centripetal acceleration is v square by r, then g effective will be g square plus v square by r का होल रेज टू हाफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाता है और इसकी वजह से जी इफेक्टिव का फॉर्मूला ये हो जाता है। एंड सो द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी मैं एल लिखने का भूल गया, सो यू विल हैव 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर plus v square by r whole raised to half. This becomes the formula for time period. So this is the fourth situation where our pendulum is placed in a moving vehicle. If our moving vehicle is moving in a straight line, then this becomes the formula for time period, and if the moving vehicle is performing a uniform circular motion, then this is the formula for time period. इतनी conditions काफ़ी हो गई है हमारे टाइम पीरियड के ऑसिलेशन के वेरियस टाइम पीरियड्स को लेकर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमको जो स्टडी करना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम्स पर।
ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट सिचुएशन हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम्स। इसमें सबसे पहला टाइप हम स्टडी करेंगे लेंथ कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ अर्थ। लेंथ ऑफ द पेंडुलम कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ अर्थ। अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन आ चुका है और डायरेक्टली मैं इसका टाइम पीरियड लिख दूंगा। अगर हमारे पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा है, याद रखो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर्स, यानी कि 6400 इंटू 1000, सो यू कैन राइट 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स हो जाएगा। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स विच इज़ वेरी ह्यूज। अभी हमारा जो पेंडुलम का लेंथ है मैक्सिमम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर हो सकता है, तो वो कुछ भी नहीं है, इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। बट इफ़ यू हैव अ पेंडुलम ऑफ वेरी ह्यूज लेंथ, इमेजिन करो अर्थ के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा 1000 किलोमीटर का एक बड़ा सा लेंथ वाला पेंडुलम बना दिया, यानी स्पेस में से कहीं से उसको लटका दिया और वो अर्थ के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, तो बहुत बड़ा पेंडुलम हो गया, उसका लेंथ अर्थ के रेडियस के साथ कंपेरेबल है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे 2π इंटू 1/g मल्टीप्लाइड बाय 1/l प्लस 1/r। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द फॉर्मूला। वी विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस। नाउ यू हैव डिफरेंट सिचुएशंस। इफ़ एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, जो हमारे नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशंस में होती है कि हमारे पेंडुलम का लेंथ बहुत छोटा हो जाता है। इफ़ एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, देन 1/l becomes much greater than 1/r and 1/r can be neglected. If we neglect 1/r, then we can write time period is equal to 2π. This is the first case where length is much smaller than r. r is the radius of the earth. Then time period will become, अभी अगर l much smaller than r है तो 1/l is very very large as compared to r. So 1/r को निगलेक्ट कर दिया, तो ये 1/r को निगलेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा g/l। तो 2π अंडर रूट 1/g/l, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है वो हमको मिल गया। सेकेंड केस हम लेते हैं l इक्वल टू r। अगर हमने हमारा पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस जितना ले लिया तो क्या होगा, चलो देखते हैं। इन दैट केस आवर फॉर्मूला बिकम्स, ये l जो है उधर हम r लिख देंगे, सो यू विल हैव 2π अंडर रूट 1/g मल्टीप्लाइड बाय 1/r प्लस 1/r हो जाएगा 2/r। तो ये हो जाएगा t, ये r ऊपर चला जाएगा और g मल्टीप्लाइड बाई 2। सो टाइम पीरियड जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू t इक्वल टू 2π अंडर रूट r/2g। अब अगर आप इसके अंदर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हो और इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा, r की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, g की वैल्यू 9.8 ले लो और सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। यानी जो हमारा पेंडुलम है वो आधे घंटे के बाद एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और फिर दूसरे आधे घंटे में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, यानी 1 घंटे में वो एक ऑसिलेशन ख़त्म करेगा। तो अपने पेंडुलम को एक ऑसिलेशन ख़त्म करने में 1 आवर लगेगा। और थर्ड वाला सिचुएशन हम लेते हैं केस वेयर l इज़ मच लार्जर देन r। इफ़ l इज़ मच लार्जर देन r, देन 1/l इज़ मच स्मॉलर देन 1/r। तो हम 1/l को निगलेक्ट कर देंगे, 1/l को निगलेक्ट कर देंगे तो टाइम पीरियड हमको मिलेगा 2π अंडर रूट r/g, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 84.6 मिनट्स। दिस इज 60 मिनट्स। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। उसके बाद आप चाहे कितना भी टाइम पीरियड ले लो, यहाँ पर हम l को ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनो। यू कैन नेवर हैव अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज मोर देन 84.6 मिनट्स। अब आप उसको चाहे कहीं भी ले जाओ,
टाइम पीरियड 84.6 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे किसी प्लैनेट पर जाओगे तो जी चेंज होगा, जी चेंज होगा तो ऑब्वियसली एल भी चेंज हो जाएगा और टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ। सो ऑन अर्थ आप पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट ले लो तो आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलेगा 84.6। उससे ज़्यादा टाइम पीरियड किसी पेंडुलम में पॉसिबल नहीं है। तो ये एक टाइप का पेंडुलम हो गया। अभी सेकेंड टाइप का पेंडुलम हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड्स पेंडुलम। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ जाएंगे। Students, the second type of pendulum that we are going to discuss is seconds pendulum, next type of pendulum. In seconds pendulum, time period is always 2 seconds. What is the definition of a seconds pendulum? The definition of seconds pendulum is like this. The pendulum whose time period of oscillation is 2 seconds is called as seconds pendulum. अब अगर हमारा जो फॉर्मूला है उसमें t is equal to 2 pi under root L by G में हम t की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 pi अंडर रूट एल नहीं पता है, जी की वैल्यू 9.8 लिख देते हैं और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एल इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.993, दैट इज 99.3 सेंटीमीटर्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का पेंडुलम आपको मिलेगा। अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कोई भी पत्थर ले लो, छोटा पत्थर ले लो, बड़ा पत्थर ले लो, इट विल मेक नो डिफरेंस बिकॉज यू नो हमने लाइव लेक्चर में स्टडी किया था कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मास ऑफ द बॉब। तो आप पत्थर ले लो, उसके ऊपर एक धागा बांधो, धागा का लेंथ आप 1 मीटर लगा दो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे भी जब आप गांठ मारते हो तो गांठ मारने के बाद उस धागे का लेंथ 1 मीटर होना चाहिए एंड प्रिफरेबली द लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टोन। तो थोड़ा सा एरर मिलेगा आपको, फिर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा ऑसिलेशन दे दो, बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन नहीं देने का क्योंकि एम्पलीट्यूड मस्ट बी स्मॉल। Now if you give small oscillation and if you measure the time period of the pendulum, you will find that it turns out to be 2 seconds. So this is about a seconds pendulum, and last we will go ahead with some compound pendulums, some special types of pendulums. You take the screenshot of this and we will proceed with special types of pendulum. चलो देख लो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पेंडुलम्स है। स्पेशल टाइप्स ऑफ पेंडुलम्स, you also call this as compound pendulums. I have taken specific shapes. Compound pendulums could be irregular in shape also. कोई भी एक irregular shape का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें आपने कहीं पर एक छेद कर दिया और उसको लटका दिया तो भी वो पेंडुलम बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नोटबुक है या कोई बुक है, मैंने यहाँ पर छेद कर दिया और उसको लटका दिया तो अब ये ऑसिलेट करेगा तो ये पेंडुलम बन जाएगा ऐसे। तो आप किसी भी चीज़ को पेंडुलम बना सकते हो। ये पानी की बॉटल है, इसमें से मैंने छेद कर दिया और यहाँ से अब इसको ऑसिलेट करेंगे तो ये भी पेंडुलम हो गया। दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम बट इट इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर शेप। द ऑब्जेक्ट कुड बी ऑफ एन इरेगुलर शेप लाइक दिस. If it is an irregular shape, then its calculation involves understanding concepts of moment of inertia and all such topics, radius of gyration and all, and that is a bit very complicated. Not actually very complicated, but I don't want to go into the derivation of that right now. If required, we can discuss that with students at a later stage. So we will take only certain specific types of pendulums. If you have a bar, ऐसा लोखंड का बार है, सिलिंड्रिकल होगा तो भी चलेगा या ऐसा क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर बार होगा तो भी चलेगा। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2L बाई जी 3G 2L by 3G. We don't want to go into the derivation of this. Just remember this formula. You know, sometimes in some tricky situations that would be helpful to you. For a disc, अगर कोई मेटल की डिस्क है, मान लो थाली ले लिया आपने, प्लेट ले लिया और उसमें एक छेद करके आपने उसमें रॉड डाल दिया और उस प्लेट को डिस्क को ऐसे ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया. सो डिस्क ऑसिलेट्स इन दिस डायरेक्शन. देन द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन विल बी गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट 3R बाई 2G वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क. इसमें L क्या हो जाएगा बच्चों, तो जहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहाँ से सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है वो उसका लेंथ होता है, याद रखने का. अभी ये एक रिंग है, रिंग मतलब बंगड़ी पहनते हैं या कड़ा जो हाथ में पहनते हैं वो रिंग के जैसा है, तो बीच में से पूरा खाली है
और हमने उसके अंदर एक रॉड डाल करके उस कड़े को हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो वो भी एक पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, 2 आर बाई जी, 2 पाई अंडर रूट 2 आर बाई जी, देर इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ रिंग. सो ये कुछ स्पेशल टाइप्स के पेंडुलम्स थे. So with that, students, I finished the concept of simple pendulum, and now you are in a position to attempt questions related to simple pendulum at JEE and NEET level. So see you tomorrow morning once again with an online lecture, and today evening before today evening, within 1 hour or so, I will upload the video also and the practice sheets also. So see you soon tomorrow with the new lecture.